हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है डेनमार्क के कोपेनहेगन को। भारत की तरफ से इसमें दिल्ली टॉप पर है। अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा करके इतिहास रचा है। दिग्गज प्लेबैक सिंगर एस जानकी, जिनका भी हाल ही में 88 की उम्र में निधन हुआ, ये दक्षिण भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। 12 जुलाई 2026 को जारी किया गया साइबर सुरक्षा पर वैश्विक रिपोर्ट, मतलब कि ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया, सिंगापुर इसमें टॉप पर है। इंग्लैंड के 59 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं एंडी बर्नहम, और भारतीय वायुसेना को वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार ये जो ग्लोबल एयर पावर्स इंडेक्स रिलीज किया गया, भारत को तीसरे स्थान पर, टॉप पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रशिया था। यूपी महिला उद्यम निधि योजना 2026 के तहत पात्र महिला उद्यमियों को अधिकतम कितनी लोन राशि दी जा सकती है? तो ये मैक्सिमम 10 लाख रुपए है। जापानीज स्पेस एजेंसी जो जैक्सा है, इसने रिसेंटली अपना रीयूजेबल रॉकेट RVX की पहली परीक्षण उड़ान और इसका जो वर्टिकल लैंडिंग है ये कंप्लीट किया। IIT मंडी ने भारत का सबसे बड़ा भूस्खलन चेतावनी सिस्टम डेवलप किया है। सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, 13 जुलाई 2026 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में भारत का जो खुदरा मुद्रास्फीति है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बढ़ करके कितने प्रतिशत हो गया है? तो आंसर इसका है 4.38%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो मई के 3.93% की तुलना में अभी जो जून का आंकड़ा है, यहाँ पर खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ा है, बढ़ करके 4.38% रहा है, जिसका मुख्य कारण जो है ये खाद्य पदार्थों की, जो खाने पीने वाली चीजें हैं, इसकी कीमतों में तेजी आई जो है, इसी का परिणाम है। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इस पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति जून में 5.32% रही है। मुद्रास्फीति यानी कि यहाँ पर मैं महंगाई के बारे में बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होता क्या है? देखिए, इसे हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई दर मापते हैं CPI के माध्यम से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। इससे ये पता चलता है कि आम लोगों द्वारा इस्तेमाल होने वाले सामान, जैसे कि डेली नीड्स की चीजें हैं, दूध हो गई, सब्जियां, फल और कपड़े, साथ ही कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि बिजली बिल, शिक्षा, कुछ स्वास्थ्य सेवाएं, इनकी कीमतों में पिछले साल के मुकाबले कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि हिंदी में कहें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये खुदरा महंगाई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन को मापने का सबसे प्रमुख पैमाना है। अब ये मापा कैसे जाता है? तो देखिए, इसके कुछ चरण हैं, जैसे कि बास्केट सिस्टम। सरकार आम आदमी द्वारा रोजमर्रा में खरीदी जाने वाली जरूरी चीजों की एक टोकरी बनाती है, और असर इसका क्या पड़ता है? अगर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि महंगाई बढ़ रही है और आपके पैसे की जो क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की जो क्षमता है, ये कम हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें यदि महंगी होंगी तो आप उसे खरीदने से बचेंगे। और जारीकर्ता इसमें कौन है? तो भारत में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रिलीज किया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल, जिन्हें अभी हाल ही में एक स्थानीय अदालत ने अवैध रूप से मुफ्त ओपिनियन पोलिंग सेवाएं प्राप्त करने का दोषी पाते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। पूछा जा रहा है ये किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे? तो यहां से साउथ कोरिया राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। साउथ कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल को एक राजनीतिक ब्रोकर से मुफ्त में 270 मिलियन वॉन, जो कि वहां की करेंसी है, इसके चुनावी सर्वेक्षण सेवाएं अवैध रूप से प्राप्त करने का दोषी पाया और 2 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। मतलब एक कंट्री ऐसी भी है जहां पर राष्ट्रपतियों को भी सजा मिलती है। बात की जाए साउथ कोरिया की, मैप में आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो दोनों के बीच में 38 पैरेलल लाइन है, 38वीं समानांतर रेखा। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन है, राष्ट्रपति ली जे म्यूंग है। करंट से रिलेट करेंगे तो रिसेंटली डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 31वें नंबर के उबर कप खिताब का जो फाइनल टाइटल है, ये जीता है साउथ कोरिया की टीम ने चाइना को मात देकर के 3-1 से।
और उबर कप जो है ये महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। हाल ही में चर्चे में रही गाबी रोबोट साउथ कोरिया का पहला मानव रूपी रोबोट भिक्षु जो इसने रिसेंटली लॉन्च किया है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला ये दुनिया का पहला देश है और साउथ कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनवा से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो कि कहां पर है, इंग्लैंड में। तो लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? क्रांति गौड़ यहां से राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स टेस्ट मैच में शानदार 5 विकेट लिए और ये हासिल करके इन्होंने ये इतिहास रच दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्रिकेट का डिस्कशन है तो चलिए एक बार हम क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बॉडी के बारे में देख लेते हैं। एशियाई बॉडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करती है बीसीसीआई, एशियाई लेवल पर रेगुलेट करती है एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेगुलेट करती है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब यहां से आप ये याद रखिए एसीसी के हेड का नाम रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि भारत ने जब लास्ट ईयर एशिया कप जीता था ना 2025 पुरुषों का, तो इसकी जो ट्रॉफी है ये लेने से मना कर दिया था एसीसी के हेड से। इनके हेड का नाम हो जाएगा मोहसिन नकवी और इनसे भारत ने ट्रॉफी लेने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। बात की जाए बीसीसीआई की, 1928 फॉर्मेशन ईयर है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में, और जो मिथुन मिन्हास है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी है, इसका फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। भारत के जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ का नाम, ये भी हालांकि भारतीय हैं, ये हो जाएंगे संजू गुप्ता। लास्ट ईयर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। अगला सवाल है भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के संबंध में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण करके जीवाश्म ईंधन के आयात पर जो डिपेंडेंसी है भारत की, जो निर्भरता है, ये कम करना और कार्बन उत्सर्जन को घटाना। तो पहला पॉइंट यहाँ से बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है ईबीपी यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ये जो कार्यक्रम है इसका कार्यान्वयन किया जाता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। तो यहां से ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि भारत ने अपने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को जो निर्धारित समय सीमा थी इसके पहले ही प्राप्त कर लिया है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि भारत का लक्ष्य ना 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का 2030 तक का था, तो भारत लगभग 4-5 साल पहले ही ये लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। कुल मिलाकर के यहाँ से तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। बात की जाए यहाँ से यदि एथेनॉल की, इसे एथिल अल्कोहल या सामान्य भाषा में अल्कोहल भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसका जो फॉर्मूला है ये है C2H5OH। ये एक रंगहीन और ज्वलनशील लिक्विड है, तरल है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से बायोफ्यूल, साथ ही मादक पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ और दवाई या सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, तो देखिए इसे सबसे आसान तरीके से बनाने की जो विधि है ना, ये फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हालांकि इसमें कुछ चरण है जो कि यहाँ से मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बस इतना याद रखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो चलाया गया किस मंत्रालय के अधीन है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। और भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य अपनी समय सीमा से पहले पा लिया है और ये लक्ष्य 2030 था पहले। सवाल 5वां है शेख हमद बिन खलीफा अल थानी जिनका 74 की उम्र में निधन हुआ, ये किस देश से संबंधित थे? आंसर इसका हो जाएगा कतर, ऑप्शन नंबर सी। 13 जुलाई को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कतर के पूर्व अमीर यानी कि सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया, इसलिए ये न्यूज चर्चे में आई है। कतर में जो अमीर का पद है, अमीर ऐसा नहीं कि हम रिच वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं, अमीर जो है ये देश के सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष और सम्राट का पद होता है और ये पद कतर में सबसे पावरफुल माना जाता है। 12 जुलाई को कतर के पूर्व अमीर जो है शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 की उम्र में निधन हुआ। बात की जाए यहाँ से यदि कतर की, गल्फ कंट्री है, कतर की कैपिटल दोहा, करेंसी कतरी रियाल है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबी है, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन
जसीम अल थानी। ये वही कतर है जो कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला पहला गल्फ कंट्री बना था। इसने मेजबानी की थी लास्ट फीफा वर्ल्ड कप की 2022 में, जिसमें कि विजेता बनकर के उभरा था अर्जेंटीना। अच्छा, ये भी याद रखिए कतर ना ओपेक की सदस्यता छोड़ चुका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। अगला क्वेश्चन है, किस दिन हर साल विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये हर साल मनाया जाता है 15 जुलाई को। 2026 में जो दिन मनाया गया, इसकी थीम थी साझा भविष्य के लिए कौशल, यानी कि स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। 1 जुलाई को मनाया गया जीएसटी डे, भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे, सीए डे और एसबीआई का स्थापना दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस रहा। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। 7वां सवाल है, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र किस शहर में स्थित है जिसका नाम बदल करके कर्तव्य भवन क्षेत्र किया गया? तो ये राजधानी दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये जो पुनर्विकास प्रशासनिक क्षेत्र है, इसका ऑफिशियली तौर पर नाम अब कर्तव्य भवन परिसर या कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया है। कुछ बदले गए नामों पर यदि हम डिस्कशन करें तो मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका नाम भभूत सिंह के नाम पर किया गया। करनैक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज, इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर, खैरथल तिजारा का नाम भरतहरी, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी। काकसर ब्रिज ये लद्दाख में है, बदला हुआ नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। रामनगर जिला ये कर्नाटक में है, बदला हुआ नाम बैंगलोर दक्षिण है। सराय काले खां चौक दिल्ली में है, बदला हुआ नाम बिरसा मुंडा चौक है। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है, बदला हुआ नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर। अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई, यूएई के अल मिनहाद शहर का नाम हिंद शहर, गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर, पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन, केरल का नाम केरलम, अंडमान निकोबार की कैपिटल का बदला हुआ नाम श्री विजयपुरम है, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। S-400 का नाम सुदर्शन, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम असगैबीनाथ धाम किया गया। राजस्थान की फायर सागर लेक का नाम वरुण सागर, CISF ट्रेनिंग सेंटर का नाम राजादित्य चोलन के नाम पर, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर, खुलदाबाद का नाम रत्नापुर और भारत इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश ने किस शहर का नाम बदल के परशुरामपुरी किया है रिसेंटली। जुलाई के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सवाल 8वां है, किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है? तो ऐसी घोषणा पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने पिछली जो टीएमसी सरकार थी, इसके खेला होबे दिवस को समाप्त कर दिया है और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है। आयुष्मान भारत योजना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर इसमें दिया जाता है। अभी तक एकमात्र पश्चिम बंगाल ही था जो इस योजना में शामिल नहीं हुआ था। रिसेंटली यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आयुष्मान भारत योजना में शामिल ये 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्यपाल RN रवि है। नेशनल पार्क में बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला है। रिसेंटली यहाँ पर दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की गई। नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाली ये 33वीं विधानसभा है। ये फैक्ट तो जस्ट मैंने बताया। आयुष्मान भारत योजना ये यहाँ पर लागू की गई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रतीन्द्र बोस को 18वें नंबर की पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। मई 2026 में यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार योजना की भी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, किस स्थान पर 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद। और यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड गुजरात के अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में बनाया गया है। अहमदाबाद नगर निगम और 25,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने मिलकर के जापान की मियावाकी पद्धति का उपयोग करते हुए मात्र 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाए हैं। इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव ने 2023 में असम द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया था, इसे भी पीछे छोड़ दिया है। यह अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो जयपुर को अभी हालिया जारी हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पर रखा गया था।
मतलब भारत की तरफ से टॉप का शहर दिल्ली ये मोस्ट लिवेबल सिटी बनी है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में। बैंगलोर टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर, यानी कि भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बैंगलोर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश किस राज्य के गौ हत्या मामले से संबंधित है? तो ये आपको रिलेट करना है तमिलनाडु से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला जो मद्रास हाई कोर्ट का आदेश था, इस पर अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश में सुधार की जरूरत है और ये जो आदेश है राज्य के मौजूदा कानूनों के विपरीत लगता है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। मद्रास हाई कोर्ट के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। ये जो मद्रास हाई कोर्ट है ना, इसने 2 महीने पहले यानी कि 27 मई को एक आदेश जारी किया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बकरीद जो है या किसी भी अन्य दिन पूरे तमिलनाडु में कहीं भी गाय या बछड़े ना काटे जाएं, इनका वध ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्थगन आदेश है ये इसी तमिलनाडु राज्य के गौ हत्या मामले से संबंधित है, जिसमें कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर ये जो आदेश दिया गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 से जुड़ा ये मुद्दा रहा है। अगला सवाल है, तमिलनाडु के बारे में यदि हम देखें, राजधानी चेन्नई मुख्यमंत्री जोसेफ विजय है। तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिंगापेन पुलिस बल का गठन किया गया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में स्थित है। 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य तमिलनाडु बना। ऋतिका श्री तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वीओसी पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। चर्चे में रहा पंबन ब्रिज, ये तमिलनाडु में स्थित है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा IRGC ये किस देश से संबंधित है? ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी खबरों में क्यों आया? IRGC की फुल फॉर्म बनती है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, जो कि ईरान की एक प्रमुख सैन्य संस्था है। अभी खबरों में इसलिए आई क्योंकि ब्रिटेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत ईरान का ये जो IRGC है इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। ये जो फैसला है ये ब्रिटेन में ईरान समर्थित गतिविधियों से जुड़े बढ़ते सुरक्षा खतरों के मद्देनजर लिया गया है। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स जो चर्चे में था, ये है क्या? ईरान की प्रमुख सैन्य संस्था है। ईरान जिसकी कैपिटल तेहरान, करेंसी रियल, राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान है और यहाँ के जो पूर्व सर्वोच्च नेता थे अयातुल्लाह अली खामनेई, इनका जब जनाजा निकाला गया, अंतिम संस्कार हुआ, तो इसे आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में गिना गया, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे। ईरान को भी हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि के 34 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया। ईरान ने इजराइल के खिलाफ रिसेंटली ऑपरेशन नस्र की शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली भौगोलिक संकेतक यानी कि GI उत्पाद गैलरी किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो हल्द्वानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस गैलरी में उत्तराखंड की कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले 30 से अधिक GI टैग वाले उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इसका पर्पस है GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, बाजार से संपर्क बनाना और जो स्थानीय कारीगर हैं और किसान इनकी हेल्प करना। आप ये याद रखिए, तेज पत्ता यानी कि जो इंडियन बे लीफ है उत्तराखंड का पहला ऐसा उत्पाद था जिसे 2016 में GI टैग मिला था। वैसे ओवरऑल पूरे भारत में सबसे पहली बार GI टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला। अगला क्वेश्चन भी आपका GI टैग से ही रिलेटेड है। हाल ही में किस राज्य के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला है? तो ये आप गुजरात से रिलेट कर सकते हैं। ऊंझा भारत के सबसे बड़े मसाला व्यापार केंद्रों में से एक है और खास तौर पर जीरा और सौंफ के व्यापार के लिए मशहूर है। देखिए, कल शाम में ही मैंने आप लोगों को GI टैग वाला एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर हमने दोनों ही पढ़े थे। ये जीरा और ये सौंफ वाला क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड करके PDF शेयर कर दी टेलीग्राम पर, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। GI टैग की 2 PDF मैंने शेयर करी है, एक तो जो करंट अफेयर का पढ़ाया था कल, दूसरा स्टेट वाइज किस राज्य के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, स्टेट वाइज मैंने ऐड किया है। ये वाले जो फैक्ट्स लिखे हैं ये भी यहाँ पर मेंशन है जो कल की फाइल में मैंने शेयर किया है। जैसे कि हरियाणा का पहला फल जिसे GI टैग मिला ये सिरसा कन्नू। फिर मोस्टली यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के प्रोडक्ट ऐड हैं जिन्हें जुलाई में GI टैग मिला, जैसे कि किन्नौरी सेब है,
सीबकथॉर्न है, सलूनी सफेद मक्का ये चंबा क्षेत्र का है, चंबा धातु कला, सिरमौरी, लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी का सेपू, वाड़ी, किन्नौरी सेब, किन्नौरी आभूषण। पश्चिम बंगाल से 3 प्रोडक्ट है, जलभरा संदेश, जनाई का मनोहरा और नौका निर्माण विरासत। मैंने कल आपसे पूछा था जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच यूरेनियम निर्यात समझौता फाइनल हुआ, आंसर ऑस्ट्रेलिया था। आज का सवाल है हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2026 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।